कभी सोचा है जो कपड़े हम पहनते हैं उनमें सिर्फ धागे नहीं होते? जी नहीं, उनमें तो तकनीक, इंडस्ट्री और यहाँ तक कि ग्लोबल ट्रेड की पूरी कहानी बुनी होती है। तो चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे कुछ मशीनों ने हमारे पहनने के ढंग को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और यही वो बड़ा सवाल है जो हमें सीधा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति के दिल में ले जाता है। ये एक ऐसी क्रांति थी जहां हर एक आविष्कार एक नई लहर लेकर आता था। तो चलिए साथ मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। इस पूरी कहानी को हम 5 हिस्सों में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखेंगे मशीनों से पहले की दुनिया को। फिर बात होगी उन कमाल के आविष्कारों की जिन्होंने क्रांति ला दी। उसके बाद हम जानेंगे कि इस तरक्की की क्या कीमत चुकानी पड़ी और भारत पर इसका क्या असर हुआ। और आखिर में हम देखेंगे कि कैसे ये पूरा इतिहास आज भी हमारी जुबान पर जिंदा है। तो चलिए सबसे पहले उस दुनिया में चलते हैं जहां मशीनें नहीं थीं। ये वो दौर था जब कपड़ा बहुत कीमती हुआ करता था और हर कपड़ा हाथ से बनता था। सोचिए जरा, उस समय अलमारियां कपड़ों से ठसाठस भरी नहीं होती थी क्योंकि हर एक कपड़ा एक बेशकीमती चीज माना जाता था। ये जो फर्क है ना, ये जमीन आसमान का है। देखिए, एक तरफ थे हाथ से बुने हुए कपड़े जिन्हें बनाने में हफ्तों लग जाते थे और वो इतने महंगे थे कि हर कोई खरीद भी नहीं सकता था। और दूसरी तरफ मशीनों ने कपड़े को इतना सस्ता और सुलभ बना दिया कि वो हर किसी तक पहुंच गया। ये सिर्फ बनाने का तरीका नहीं बदल रहा था, ये तो पूरे समाज को ही बदल रहा था। उस जमाने में ज्यादातर लोगों को अपना सूत खुद काटना पड़ता था, अपना कपड़ा खुद बुनना पड़ता था और अपने कपड़े भी खुद ही सिलने पड़ते थे। ये जो मशीनें हैं ना, ये उसी घरेलू इंडस्ट्री का प्रतीक हैं जो बहुत जल्द बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के शोर में कहीं गुम हो जाने वाली थी। और फिर एक के बाद एक ऐसे आविष्कार हुए जिन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री की पूरी तस्वीर ही बदल दी। ये कोई एक मशीन नहीं थी, बल्कि आविष्कारों की एक पूरी चेन थी, एक ऐसी कड़ी जिसने प्रोडक्शन की हर प्रोसेस को एक नई रफ्तार दे दी। तो चलिए 4 सबसे अहम पड़ावों पर नजर डालते हैं। एली व्हिटनी की जिनिंग मशीन से शुरू होकर पर्किन की सिंथेटिक डाई तक हर आविष्कार ने अगले के लिए रास्ता तैयार किया। ये बिल्कुल डोमिनो इफेक्ट जैसा था जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। तो सबसे पहले बात करते हैं कपास की। एली व्हिटनी की ये जो मशीन थी देखने में भले ही सिंपल लगे, लेकिन बहुत असरदार थी। इसने कपास से बीज निकालने की प्रोसेस को इतना तेज कर दिया जिसकी कोई हद नहीं। नतीजा, कच्चे कपास की सप्लाई अचानक से बढ़ गई और अब ऐसी मशीनों की जरूरत आन पड़ी जो इस सारे कपास को तेजी से कपड़े में बदल सकें। और इसी चुनौती का जवाब दिया जोसेफ जैक्वार्ड ने। उनके लूम ने पंच कार्ड का इस्तेमाल करके बुनाई को एक तरह से प्रोग्रामेबल बना दिया। ये सोचना भी कितना हैरत अंगेज है कि आज के मॉडर्न कंप्यूटिंग के बीज 19वीं सदी के एक करघे में छिपे हुए थे। अच्छा, जब कपड़ा तेजी से बनने लगा तो उसे सिलने की रफ्तार भी तो बढ़ानी थी, और यहीं पर एंट्री होती है आइजैक सिंगर की सिलाई मशीन की। इसने कपड़ों के प्रोडक्शन को घरों से निकालकर सीधे फैक्ट्रियों में पहुंचा दिया। यहीं से शुरू हुआ स्टैंडर्ड साइज और रेडी टू वेयर यानी बने बनाए कपड़ों का कॉन्सेप्ट, जिसने लोगों के कपड़े खरीदने का तरीका ही बदल कर रख दिया। इस पूरी क्रांति का जो आखिरी और जरूरी हिस्सा था वो था रंग। 1856 में सर विलियम पर्किन ने, पता है कैसे? गलती से, जी हाँ, गलती से पहला सिंथेटिक डाई बना दिया। इसने तो जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को चमकीले और पक्के रंगों का एक खजाना ही दे दिया जिसकी पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। अब मास प्रोडक्शन वाले कपड़े रंग बिरंगे भी हो सकते थे। लेकिन इस तेज तरक्की की एक बहुत भारी कीमत थी, एक ग्लोबल कीमत। ये कहानी सिर्फ मशीनों और फैक्ट्रियों की नहीं है, बल्कि इसकी दूरगामी और अक्सर बहुत दुखद परिणामों की भी है। कपास की बढ़ती हुई मांग ने सीधे सीधे ट्रांसअटलांटिक दास व्यापार को हवा दी। ये एक बहुत ही दर्दनाक चक्र था। यूरोप में बने सूती कपड़े को अफ्रीका भेजा जाता, वहां उसे गुलाम बनाए गए लोगों के बदले में बेचा जाता, फिर उन लोगों को अमेरिका ले जाकर कपास उगाने पर मजबूर किया जाता और वही कपास वापस यूरोप की मिलों में आता था। अब जरा देखते हैं कि इस पूरी कहानी का भारत पर क्या असर हुआ। वो भारत जो सदियों से दुनिया का सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक था। ब्रिटेन की इंडस्ट्रियल ताकत ने भारत की अर्थव्यवस्था और उसके वर्ल्ड फेमस टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल डाला। ये टेबल उस पूरी उल्टी कहानी को साफ साफ दिखाती है।
भारत, जो अपने बेहतरीन कपड़ों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था और दुनिया को एक्सपोर्ट करता था, वही भारत ब्रिटिश राज में इंग्लैंड में बने सस्ते कपड़ों का सबसे बड़ा बाजार बन गया। ये एक तरह का इकोनॉमिक तख्ता पलट था जिसने सब कुछ उलट-पुलट कर दिया। और इसका सीधा और सबसे विनाशकारी असर पड़ा हमारे भारतीय कारीगरों और बुनकरों पर। उन पर इतने भारी टैक्स लगा दिए गए कि उनके लिए मुकाबला करना नामुमकिन हो गया। सूरत और मुर्शिदाबाद जैसे जो हमारे ऐतिहासिक बुनाई के केंद्र थे, वो तबाह हो गए। और सबसे दुख की बात यह है कि बुनाई की कुछ सदियों पुरानी तकनीकें हमेशा हमेशा के लिए खो गईं। लेकिन इस इतिहास की एक बहुत ही दिलचस्प विरासत आज भी हमारी रोजमर्रा की भाषा में जिंदा है, खासकर उन शब्दों में जो हम कपड़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। छींट, मलमल, कैलिको, शॉल, खाकी और हाँ, यहाँ तक कि पजामा भी, ये सारे के सारे शब्द भारतीय मूल के हैं। ये शब्द इस बात का जीता जागता सबूत है कि इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का प्रभाव कितना गहरा था, इतना गहरा कि उसने दुनिया भर के फैशन की भाषा को ही एक नई शक्ल दे दी। छींट का मतलब होता है बारिश की बूंदों की बौछार। कितना खूबसूरत है ना। ये दिखाता है कि ये सिर्फ कपड़े नहीं थे, इनमें तो कला और कविता भी बुनी हुई थी। और ये विरासत आज भी हमारे साथ है, हमारे शब्दों में, हमारे पहनावे में। और ये सारी बातें हमें आज के दौर में ले आती हैं। देखिए, जिस तरह इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने दुनिया को बदला था, ठीक उसी तरह आज की टेक्नोलॉजी फास्ट फैशन को चला रही है। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। जैसे उस क्रांति की एक कीमत थी, ठीक वैसे ही आज की इस तेज रफ्तार फैशन की दुनिया में हमारी मॉडर्न ग्लोबल सप्लाई चेन की छिपी हुई लागतें क्या हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो उस दौर की ही तरह आज भी उतना ही जरूरी है।